हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया से जुड़ी है जहां पर एक खतरनाक वायरस के चलते लोग इंसान से शैतान में परिवर्तित होते जा रहे हैं। हर तरफ मौत का तांडव था। ऐसे में एक बहादुर महिला रोज मौत को इस खेल को देकर खुद को किसी तरह से जिंदा रखने में कामयाब थी, लेकिन ना जाने क्यों इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। अब इसके पीछे क्या वजह थी और क्या वे खुद को आखिर कब तक बचा पाएगी, आइए जानते हैं हमारे आज की वीडियो में। कहानी शुरुआत में एक सुनसान जंगल से होती है जहां चारों तरफ सिर्फ शांति पसरी हुई है। यहीं पर हमें नाम की महिला से रूबरू कराया जाता है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजीबोगरीब लेप लगा के रखा हुआ है और नज़दीकी तालाब में जाकर नहाती है। नहाने के बाद पास एक गाड़ी हुआ करती है और वे उसी के सहारे यहाँ से वहाँ जाती है। इससे कुछ केस फूड भी थे जो जीने के लिए इस वक्त उसके एकमात्र साधन बने हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपना घर बार छोड़कर आना यहाँ क्या कर रही है, उसे किस चीज़ का खतरा है। तो बता दें, इसकी असल वजह कुछ समय पहले दुनिया में फैला एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसने लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया। और तो और थोड़े बहुत लोग बचे हुए थे, वे इस वायरस के चलते ज़ॉम्बी में बदल चुके। नतीजा वहीं दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी के कुछ चुनिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ कर उनका खून पीने के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं। बस यही कारण था कि ना इस जंगल में अकेले भटकने के लिए मजबूर है। हालांकि उसका छोटा सा परिवार भी था, जिससे पति जिसेन और लाडली बेटी भी थी। वायरस फैलने की खबर सुनते ही दोनों अपनी बेटी को जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। ये जंगल उनके घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। वही जेसन अक्सर कैंपिंग करने के लिए जंगलों में जाया करता है, इसलिए उसको इस बात का अच्छा खासा तजुर्बा था कि आखिर कैसे जंगल में रहा जाता है। समझदार जेसन याना को जंगल में रहने के सारे तौर तरीके सिखाने लगता है, जैसे कि कैसे जानवरों का शिकार करना है, कौन सा फल खाने के लायक है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए बंदूक से कैसे निशाना लगाते हैं। जेसन ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके इर्द गिर्द हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक तरफ मौत का तांडव चल रहा है, इंसान तो छोड़े जानवरों के सुराग मिलना मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं इस बात का हमेशा डर लगता रहता कि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम ऐना बच्ची को बचा सके। अब अगले रोज बदकिस्मती से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे नज़दीकी घर से उसके लिए कुछ दवाएं और खाने का सामान लेने के लिए जाता। दूसरी तरफ ऐना बेटी के पास रहकर उसका इंतज़ार करती, लेकिन पूरा दिन रात गुजर जाने के बावजूद भी जैसन वापस नहीं लौटता। ऐना को उसकी चिंता सताने लगी थी। ऐसे में वे खुद बेटी को कार में लॉक करके को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ती है। थोड़ी दूर पहुंचती है कि उसे जैसन की लाश मिलती है, जो देखकर तो उसकी रूह कांप जाती है। जैसन के हाथों में अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ और खाने के कुछ सामान थे। उसे देखकर वे अपने आंसू रोक नहीं पाती, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी वे अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा था। उन चीज़ों को ऐना अपने पास रखकर नम आंखों के साथ पति को अंतिम संस्कार करती। और फिर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आता है। अब उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ खत्म होने की कगार पर है। अब उसे खुद की खाने की
व्यवस्था करनी है, इसलिए वे खाने की तलाश में अपनी बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कहानी अतीत के चक्रव्यूह से निकलकर प्रेजेंट में आती है और हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। जहाँ ऐना जंगल में जानवरों के मल को इकट्ठा कर रही, वे पेड़ों को खोदकर उस कीड़े खाने के लिए निकाल रही है। साथ ही साथ उसके हाथों में किताब भी होती है जिसमें दुनिया भर के लगभग सभी पेड़ पौधे की जानकारी थी, और तो और कुछ छोटे मोटे जानवर को पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दे। अब वे पेड़ से लाल बेरी तोड़कर खाने लगती है, लेकिन उन्हें खाते ही उसे जोरदार उल्टियाँ का सामना करना पड़ता। शायद ये जहरीला था जिसका अंदाज़ा ऐना लगा नहीं पाई। उल्टी करते करते वे इतना पस्त हो जाती है कि वे ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी आंखें से निकलते आंसू इस बात को साफ साफ बयां कर रहे थे कि वे ऐसे जीने अब मरना ही बेहतर समझ रही है। अपनी जिंदगी से वह थक चुकी थी। एक जगह पर वे अपने लिए पेशाब इकट्ठा कर रही थी, फिर गाड़ी के ऊपर ज़ॉम्बी से बचने के लिए मल का लेप भी लगाती है ताकि ज़ॉम्बी उसकी गंध को सूंघ ना सके। अब वो गाड़ी में बैठकर पुराने रेडियोफोन को निकालकर उसे सुनने लगती है, जो कि फ्रेंच में कुछ बोल रहा था, परंतु अफसोस कि आना के लिए किसी काम का नहीं था क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। उसके पास एक म्यूजिक फ़ोन था जिसे देखकर वे अपनी बेटी को याद करने लगती है, परंतु इस दौरान उसकी बेटी कहाँ थी, आखिर उसे क्या हुआ है, ये हमें कुछ ही देर में मालूम पड़ने वाला है। सुबह जब वह अपने द्वारा फंसाए हुए फंदों को देखने जाती है तो उससे कोई भी जानवर नहीं था, जो देखकर उसे काफ़ी मायूसी होती। अब उसके पास केवल 2 ही दिन का खाना बचा हुआ था। ऐसे में ऐना को अब कुछ भी करके अगल बगल के घरों में खाने की तलाश में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा खतरा था ज़ॉम्बीज़। इसलिए वहाँ जाने से पहले याना अपने शरीर को हल्का सा काटती और वहाँ से निकल रहे खून को एक गिलास में डाल देती, फिर खुद के शरीर में जानवरों के मल लेप लगाती है, हाथों में बंदूक को थाम कर निकल पड़ती है। लेकिन इस बीच उसके मन में एक ही चीज़ चल रही थी, वे कम से कम अपनी बंदूक का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके पास गिन चुनकर अब सिर्फ 4 गोलियां ही बची। वे एक नज़दीकी घर पर जाती है और उसके फेंच पर पहुंचकर अपने म्यूजिक फ़ोन को उसमें टांग कर उसे पर खून का छिलका कर देती ताकि ज़ॉम्बीज़ को इस आकर्षित करवाकर पीछे के रास्ते से खाने की चीज़ें को चुराकर भाग जाए। लाना का ये प्लान काम भी कर जाता है। वे अपने लिए अच्छा खासा खाना जुटा भी लेती, लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त गलती से उसके पैर में इंस्टबीन की ठोकर लग जाती, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अपनी जान बचाकर के लिए तेज़ी से भागती है, जिस दौरान फेंच में फंसने की वजह से उसके पेट में चोट लग जाती है। नतीजा खून गिरने लगता है, जिसकी गंध पाकर ज़ॉम्बी भी अब तेज़ी से उसके पीछे आने लगे थे। अब इसी भाग दौड़ी चाइना के बीच से आधे से ज़्यादा फूड गैंग वहीं गिर जाता है। खुद की जान बचाने के लिए वे फ़ौरन पेशाब की भरी बाल्टी गिरा लेती, जिससे ज़ॉम्बी भ्रमित हो जाते हैं। वे एक जगह बैठकर पहले अपने घाव की मरहम पट्टी करती है, फिर वहाँ से निकलने लगती है। जब कार में पहुँचने पर वे अपना बैग खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ 2 ही फूड कैन बचे हुए थे, बाकी तो रोड पर ही गिर गए। इसलिए वह दोबारा उन्हें उठाने के लिए जाती और तभी रोड क्रॉस करते वक्त वहाँ उसे एक घायल आदमी और उसकी बेटी मिलती है, जिससे लड़की का नाम ओल्वी और आदमी का नाम क्रिस था। क्रिस के सर में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह बेहोश पड़ा हुआ था। पहले तो इन्हें देखना को लगता है कि ये इंस्पेक्ट है, लेकिन सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसे यकीन होता है कि वे अभी ठीक है। उन्हें अपने कैंप में लेकर आती है। अभी तक ना
ऐना को लग रहा कि वह शख्स उसके पिता है, लेकिन यहाँ ओलिविया उसे बताती कि क्रिस उसके सौतेले पिता हैं। साथ ही साथ वे भी बताती है कि क्रिस और उसकी माँ काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ लिविंग में रह रहे थे। उन्होंने कुछ महीने पहले शादी का प्लान किया था, लेकिन इस खतरनाक वायरस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ऐना उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कार में सो सकती हो, मगर ओलिविया यहाँ टेंट में क्रिस के साथ ही रहना चाहती है। सुबह उठकर वे थोड़े बहुत और बातें करते हैं, जहाँ पर आईना को मालूम पड़ता है कि ये लोग साउथ से आ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। शाम होते होते क्रिस को होश आ जाता है। देख ओलिविया बेहद खुश होती है। जियाना क्रूस से पूछती है कि क्या तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो? वह जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्थ की तरफ शायद वे वायरस नहीं पहुंचा होगा। अब वहाँ सब कुछ सही होगा। फिर क्रिस कैंप के आसपास की जगह को एक बार निहारते हुए ऐना से बोलता है कि यहाँ तो तुमने रहने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इसलिए तो तुम्हारी कोई भी जान ले सकता है। फिर अगला सवाल करता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी का टैंक फुल है, जिस पर नाना जवाब देती है। अब क्रिस को ऐसी बातें सुनकर को थोड़ी घबराहट होने लगती है। उसे डर था कि कहीं उसने क्रिस की जान बचाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मन ही मन ये बात अंदर के अंदर उसे खोए जा रही थी कि ये दोनों मिलकर उस इन चीज़ों को खपना ले। तभी क्रिस कहता है कि मुसीबत के समय शायद ही कोई किसी की मदद करे, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा एक शुक्रगुजार रहूँगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर वे उसे बताता है कि मेरी पत्नी भी इस वायरस की चपेट में आ गई, जिसके कारण मुझे कमरे में बंद करके खाना पड़ा। उसकी चीख बहुत ही दूर दूर तक सुनाई देती थी। मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया, तो मजबूरी में मैंने उसे मार दिया। अब शाम को ऐना की नज़र ओली और क्रिस फंस जाती है, जो तालाब के किनारे काफ़ी मस्ती कर रहे थे। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक चल रहा था। वे देख ऐना को काफ़ी बुरा लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बाप बेटी ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी स्थिति में भी कोई कैसे खुश रह सकता है। ये तो वह बेचारी अपने दुखों के आगे सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद मछली पकड़ने के दौरान वे दोनों फिर से एक बार जुगलबंदी करने शुरू करते हैं, जिसमें ऐना उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। क्रिस को ऐना का ये अंदाज काफ़ी गलत लगता है। उसे रात में सवाल करता है कि आखिर वे उसे शांत रहने को क्यों बोल रही थी। तो ना कहती है कि यहाँ सबकी ज़िंदगी कितनी दुख भरी गुजर रही है। तुमने कल ही बताया कि कैसे तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। अब देखो, उन सब चीज़ों को भूलकर तुम ऐसे घूम रहे हो जैसे कि किसी पिकनिक पर आए हो। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से गुजरी हुई अभी तक अपने अतीत को मैं भूल नहीं पाई हूँ। क्रिस उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। बस मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मुझे कब और क्या याद रखना है। वेल, सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया क्रिस को कुछ अलग ही तरह से निहार रही है। इसे समझ आ रहा है कि वे कहीं न कहीं उसे पसंद करती है, लेकिन ना को यहाँ होने से, ना जाने से उसे कोई क्यों जलन हो रही है। हालांकि इस बात से बेखबर सुबह जब क्रिस ओलिविया से ना के बारे में पूछता है, तो वे उसे जल भुनकर और राग हो जाती है। वे क्रिस से पूछती है कि आखिर वे लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं, उन्हें अब तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पर वे उसे कहता है कि इस तरह हम ना ऐना से बिना बताए कहीं जा नहीं सकते। उसे हम लोगों की काफ़ी मदद की है, कम से कम एक बार उसे पूछना तो बनता ही है। बेचारी यहाँ इतनी अकेली
जो पड़ गई है। ये सुनकर ओलिविया को और बुरा लगता है। वही रात में हम देखते हैं कि क्रिस एक द्वारा दिए गए कैन फूड में से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बचाकर इकट्ठा कर रहा है। ये देख उसे पूछती है कि आखिर तुम ये खाना क्यों बचा रहे हो। वह बताता है कि मुझे ये सब कुछ आगे के सफ़र में काम देगा। तो ना उसे 2-4 और कैन रखने के लिए बोलती है, मगर क्रिस इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि आयना को यहाँ खाने की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। वे इस तरह से उसे भूखा मारने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर ऐना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है तो शायद वे कुछ सोचता। उसकी ये बातें ऐना को काफ़ी अच्छी लगती है और धीरे धीरे उसकी तरफ वो खींच रही थी, परंतु वे क्रिस के साथ चलने के लिए मना कर देती, क्योंकि वे ये जगह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसकी यादें हैं, जहाँ पर उसने अपने पति और बेटी का एहसास होता है। बाकी जिस भी दिशा जाने के लिए वे कह रहा, जाने वे कुछ भी या फिर नहीं, क्या पता वहाँ मौत उनका इंतज़ार कर रही है। इसके अच्छा तो ये जगह कम से कम वे जिंदा तो बचे हैं। धीरे धीरे कैसे मिलता है, हम देखते हैं कि ओलिविया और क्रिस काफ़ी घुल मिल गए, यहाँ तक कि अब जो उन्हें दोनों की नज़दीकी ओलियो से देखी नहीं जा रही। इसके चलते आखिर एक दिन क्रिस से पूछ बैठी कि आना उसकी माँ की तरह लगती, इसलिए वो उसे अपने साथ रखता है। तो इस पर क्रिस उसे प्यार से समझाता है कि वे महिला यहाँ पर काफ़ी दिनों से अकेली, उसने बहुत ही बुरे वक्त में अतीत में आकर हम उसे अपने साथ रखेंगे तो कम से कम उसका ख्याल तो रख सकेंगे। इसके बदले वे हम लोग को भी देख रेख करेगी। वहीं कुछ देर बाद ओलिविया जब आना के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजार रही थी तो उसे अपने बारे में बताते हुए अपनी बेटी को याद करने लगती। अब यहाँ से कहानी अतीत में जाती है और हम मालूम पड़ता है कि एक रोज़ जब खाने के इंतजाम के लिए आना अपनी बेटी को कार में छोड़कर एक घर आई तो उसका सामना एक जोम्बी महिला से होता है, जिसे देखते ही वे सीधा उसे गोली मारती और उसके खून के छींटे आकर उसके कपड़े पर लग जाते। इस बात से अनजान जब ऐना वहाँ से वापस अपनी बेटी के पास आती है, उसे रोता हुआ देखती है। जल्दी जल्दी में बिना कपड़े चेंज किए उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन इसी चक्कर में ऐना के कपड़ों में लगा हुआ जोम्बी का वे खून उसकी बेटी के ऊपर लग जाता है। वे इंस्पेक्ट हो जाती है। वेल, यहीं पर कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं। आज ठान कर बैठ गई क्रिस अपने दिल के सारे जज्बात बयां कर देगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब क्रिस और ऐना एक साथ अकेले हो तो वे उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर यहीं पर वे दोनों दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि पूरी रात इसी गाड़ी में एक दूसरे की बाहों में बिताते। ओलिविया जब उन्हें इस तरह साथ में देखती तो उसका दिल धक से हो जाता है और गुस्से गुस्से में सारे खाने का सामान चोरी करके वहाँ से अकेले निकल जाती है। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो क्रिस ऐना के बारे में फिर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वे एक बार फिर से साफ साफ मना कर देती, क्योंकि इस जगह पर उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती यादें हैं। लेकिन क्रिस उसे बार बार चलने के लिए उसको फोर्स कर रहा था, जिस पर गुस्से में आना गाड़ी से बाहर निकलती। अचानक उसकी नज़र बाहर के नज़ारे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह दंग रह जाती, क्योंकि गाड़ी का ट्रंक खाली हुआ था और खाने के सारे सामान गायब था। ओलिविया भी आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही। दोनों को ये समझते लगती कि कुछ तो गड़बड़ है और काम किसका है। फिर वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ओलिविया जंगल के रास्ते नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी तो उसके सामने एक जोम्बी महिला आ जाती है। इसे देखकर वे घबरा चिल्लाते हुए वापस भागती है। तो यहाँ क्रिस भी पहुँच जाता है, मगर मौका पाते हुए जोम्बी महिला क्रिस पर हमला बोल देती। इतने में वहाँ ऐना आ जाती और अपनी बंदूक उस निशाने लगाने की कोशिश करती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वे गोलियां तो कैंप में ही भूल गई, इसलिए अपनी बंदूक से ही जोम्बी महिला पर वार करती है। लेकिन क्रिस उसके हाथों से बंदूक छीनकर उस महिला को पीट कर
मार डालता है। यही कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। हमने उसकी बेटी के साथ देखते हैं जिसके शरीर अपना इंफेक्शन लक्षण उभरने के लिए उसकी बेटी को दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर आना कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानती, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद कोई रास्ता ना मिलने पर अपनी बेटी के मिल्क पाउडर में एक एक्सप्रेस की गोली मिलाकर उसे पिला देती, जिससे उसकी वे मौत हो जाती है। उसने ये काम अपने के जरिए, इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसी के साथ कहानी प्रश्न में आती है, जहाँ पर क्रिस लिया के साथ वहाँ से निकलने की तैयारी में जुटा था। वे एक बार फिर आना से अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर हर बार की तरह आना का जवाब टस से मस नहीं होता। वह कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, इस जगह में से मेरे परिवार की यादें जुड़ी हुई है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। क्रिस उसको समझाता है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तुम्हारा परिवार अब उनसे दूर हो चुका है। तुम्हारे पास अब भी कभी लौटकर वहीं नहीं आएंगे। उन यादों को क्या करोगी तुम? खुद भी जिंदा बच नहीं पाओगे और ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इतना समझने के बाद फाइनली वे मान जाती कि उसके साथ चलने को तैयार थी। अब वहाँ उसे गैलन से भरा हुआ पूरा फ्यूल टैंक दिखाती है, लेकिन खाने के सामान अभी भी अधूरा था। इसलिए एक अंतिम बार नज़दीक घर में जाकर सारा का सारा फूड सप्लाई लेने का फैसला करती है। अब ये तीनों घर की तरफ बढ़ते हैं और रेडी हो जाते हैं। वहाँ प्लान के तहत क्रिस ज़ॉम्बी का मन भटका जाएगा और एना और ओलिया खाना लेने के लिए घर के अंदर पीछे के दरवाजे से घुसपैठ होता है भी कुछ ऐसा है। लेकिन जैसे ही एना किचन में दाखिल होती है, पीछे से ओलिया उस पर एक भारी हथियार से हमला कर देती और वहीं बेहोश कर देती और सारी फूड सप्लाई लेकर चली जाती। ओलिया जाते जाते जोर से चिल्ला भी देती, जिससे कि ज़ॉम्बी किचन की तरफ बढ़ाए एना को अपना शिकार बनाने के लिए। इस बीच वे एक चीज़ भूल जाती है, वे खुद के ऊपर यूरिन डालना भूल गई थी। ओलिया भागते हुए क्रिस के पास पहुंची और उसे बताती है कि आना की मौत हो चुकी है, परंतु उसकी गंध की महक से पीछे पीछे भी उन तक पहुंच गए। वही दूसरी तरफ जैसे ही एना होश आता है, बगल में रखे पेशाब के पूरे गैलन को अपने ऊपर छिड़क कर वहाँ से भागने में कामयाब होती है। आखिर वे एक काम बरसों से करती हुई आ रही है। वो जॉब जंगलों में रास्ते कैंप की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ ने ओलिया और क्रिस पर हमला कर दिया। अब वह हिम्मत नहीं, इसलिए एक करके ज़ॉम्बी को मारने लगती, लेकिन अंत में उसके पास बंदूक में केवल एक ही गोली बची थी। उन दोनों में सिर्फ वो एक ही बचा सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद ओलिया को बचाने का फैसला करती है। नतीजा क्रिस की वही मौत हो जाती है। एना और ओलिया किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब होते वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ओलिया अपना सर के ऊपर रखकर सोचने लगती है कि आखिर उसने उसके साथ कितना गलत किया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वहीं दूसरी तरफ एना क्रिस की याद मासूम थी, न जाने क्यों उस जिंदगी में जिन जिन लोगों को अपना समझने लगती है, ईश्वर उसे छीन लेता और इसी दुख भरी याद में बहुत ही जोर से चिल्लाकर अपने दर्द को बयां करती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।